नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए छंदोग्योप उपनिषद, ऑप्शन बी है जाबलोप उपनिषद, ऑप्शन सी है बृहद आरण्यक उपनिषद और ऑप्शन डी है मंडूकोप उपनिषद। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्योप उपनिषद में मिलता है, जिसमें प्रथम 3 आश्रमों के विषय में जानकारी मिलती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में है रचयिता। वृहत कथा, श्वेतबंध, काव्य मीमांसा, मालती माधव, गुणाद्य परवर सेन द्वितीय, भावभूति राजशेखर। वृहत कथा के रचयिता जो है वो गुणाद्य हैं। ओके, तो इस प्रकार जो ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सेतुबंध के रचयिता जो है वो प्रवर सेन है। ओके, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। काव्य मीमांसा के रचयिता जो है वो भावभूति है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। मालती माधव के रचयिता जो है वो राजशेखर है। ओके, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की विशेषताएं हैं? पहला है भगवान बुद्ध की स्तुति महापुरुष के रूप में, और दूसरा है निवारण प्राप्त व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, तीसरा है मुख्य आदर्श आर्हत पद को प्राप्त करना, और चौथा है निवारण प्राप्ति के लिए बौद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों में विश्वास करने वालों का संप्रदाय हीनयान संप्रदाय कहलाता है। ये किसी भी परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं थे। हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। हीनयान संप्रदाय स्वयं की निवारण प्राप्ति को व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मानता है, परंतु महायान संप्रदाय इसे स्वार्थ की एक भावना मानता है। हीनयान का आदर्श आर्हत पद को प्राप्त करना है तथा यह भिक्षुक जीवन का हिमांती है। हीनयान संप्रदाय ने निवारण प्राप्ति हेतु अपने स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया, जबकि महायान संप्रदाय ने बौद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर बल देना आरंभ किया। तो इस प्रकार इसमें जो चौथा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है शिशुनाग। उदयन उदयन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए प्रशासन की छत्र प्रणाली का विकास, ऑप्शन बी है मुद्रा निर्माण की उलुक शैली का प्रारंभ, ऑप्शन सी है नक्षत्र शास्त्र एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान, ऑप्शन डी है खरोटी लिपि का उपयोग। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है, या ईरानी आक्रमण के कारण इसका प्रसार प्रसार हुआ था। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पंचायतन शैली से निर्मित है, दूसरा है यह वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के समन्वय का प्रतीक है, और तीसरा है मंदिर की छतों पर घुड़सवार फौज की आकृतियां अलंकृत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। लिंगराज मंदिर को सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। यह भव्य मंदिर जो है वो देउल शैली या कलिंग शैली में बना है।
इसे बनाने के लिए बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। या पंचायतन शैली से निर्मित नहीं है बल्कि देव शैली या कलिंग शैली से निर्मित है। ओके। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इस मंदिर के छतों पर घुड़सवार फौज की आकृति अलंकृत की गई है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें तीन, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में आमिर उल बहर निम्नलिखित में से किस विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए शाही तोपखाना का प्रधान, ऑप्शन बी है शाही कारखाने का अधीक्षक, ऑप्शन सी है गुप्तचर विभाग का प्रधान और ऑप्शन डी है जल सेना का प्रमुख है। मुगल कालीन प्रशासन में आमिर उल बहर जो है वो जल सेना का प्रमुख होता था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सुहारावर्दी सिलसिले से संबंधित है? पहला है उपवास एवं आत्मदमन का अस्वीकार, दूसरा है आध्यात्मिक जीवन हेतु गरीबी आवश्यक नहीं है और तीसरा है शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण स्वीकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। बहाउद्दीन जकरिया भारत में सुहारावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। इस सिलसिले की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। उपासना एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं, भोजन एवं वस्त्र के विचार से आम जीवन व्यतीत करने के पक्षधर, आध्यात्मिक जीवन के लिए गरीबी आवश्यक नहीं, शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण स्वीकार, रहस्यवाद के साथ विद्वांत के संयोजन की वकालत आदि शामिल है। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन तीनों जो है वो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की थी? ऑप्शन है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी है मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है अच्युत देवराय। कृष्ण देवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने तेलुगु में प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अमुक्तमाल्याद की रचना जो है वो कृष्ण देवराय ने की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह इस्लामिक एवं यूरोपीय दृश्य संस्कृत का मिश्रण रूप है। दूसरा है यह शैली सूक्ष्म तकनीकी एवं यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित है और तीसरा है सशक्त रेखांकन एवं बहुरंगी रंग योजना इसकी प्रमुख विशेषता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन और ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। मुगलकालीन चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य, संस्कृत और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रण रूप को प्रस्तुत करती है। ओके। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। मूल भारतीय चित्रकला शैली का सपाट परिदृश्य, सशक्त रेखांकन, बहुरंगीय रंग योजना, आकृति व वस्तु के स्पष्ट प्रतिरूपण पर जोर था। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। यह मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में गलत है क्योंकि यह भारतीय चित्रकला शैली का विशेषता थी। ओके। जबकि मुगल शैली सूक्ष्म तकनीकी आकृतियों के त्रिआयामी चित्रण से निर्मित यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें एक और दो, दो सही है तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी, सहायक नदी। ऑप्शन ए महानदी शिवनाथन, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी ओरिसन, ऑप्शन सी है पेन्नार जयमंगली, ऑप्शन डी है किचड़ा हेमावती। जो हेमावती है वो कावेरी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, या सही सुमेलित नहीं है। ओके। कृष्णा की सहायक नदी जो है वो कोयाना, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम प्रभा, तंदुभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। ओके। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में केरेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है कश्मीर हिमालय और ऑप्शन डी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। केरवा जो है वो रेत, बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी आदि का मिश्रण पाया जाता है इसमें। ओके। और केरवा मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, खबुनी और सेब इत्यादि का उत्तम खेती की जाती है। और यह जो भू आकृति है वो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। दूसरा है, इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती हैं। और तीसरा है, इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भाबर जो है वो शिवालिक के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी में है। ओके। यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैली हुई है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है। भाबर प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमि के अंदर से जाती हैं क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ओके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन दो है वो भी सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। जी नहीं, इस क्षेत्र में गहन कृषि नहीं की जाती। यह क्षेत्र कंकीड़ा या छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं इसमें। ओके। तो इसमें एक और दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित लौह अयस्क खान केंद्रित नहीं है? ऑप्शन है गुरु महिषनी उड़ीसा, ऑप्शन बी है बैलाडीला छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मुसाबनी झारखंड और ऑप्शन डी है कुद्रेमुख कर्नाटक। झारखंड में स्थित मुसाबनी जो है वो लौह अयस्क खान केंद्र नहीं है। ओके। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। यह झारखंड में जो स्थित है मुसाबनी, यह लौह अयस्क खान केंद्र नहीं है और सब खान केंद्र है। ओके, लौह अयस्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तीसरा है, यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। लैटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप में आने के कारण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। लेटराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय है। ओके। तथा इसमें चाय की खेती होती है। यह कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी इसमें सही हो जाएगा। ओके। तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची वन में है झील और सूची दो में है राज्य। उमियम झील जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार ए का दो से सुमेलित हो जाएगा। ओके। ए का दो से सुमेलित हो जाएगा। गुरु डोमर जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो दो का सॉरी बी का वन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। दीपर बिल झील जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें सी का तीन से सुमेलित हो जाएगा। पाला झील जो है वो मिजोरम में स्थित है। तो इसका डी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो, एक, तीन, चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल विस्तृत है। दूसरा है, इन वनों के लिए 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तीसरा है, सागवान एवं चंदन इसके प्रमुख वृक्ष हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ या मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग संपूर्ण भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख वृक्ष जो है वो सागवान एवं चंदन है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है पारादीप, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है कोची और ऑप्शन डी है मोरमुगाओ। जो पारादीप है वो कृत्रिम बंदरगाह है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है सिरुमलाई, दूसरा है नागरी, तीसरा है सेवराय और चौथा है पंचाई मलाई। सिरुमलाई, नागरी, सेवराय और पंचाई मलाई पहाड़ियां तमिलनाडु उच्च भूमि का भाग है और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न है। सबसे उत्तर में नागरी की पहाड़ी, फिर सेवराय की पहाड़ी है, फिर उसके बाद पंचाई मलाई की पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में सिरुमलाई की पहाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार इसमें 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है कालाजार, ऑप्शन सी है काली खांसी और ऑप्शन डी है टिटनेस। जो कालाजार है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट, सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष का कारण है? पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होना, तीसरा है अभिनेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन वह निकट की वस्तुओं को देखने में असफल हो रहता है। इस दृष्टि दोष के कारणों में अभिनेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना तथा अभिनेत्र लेंस की क्षमता घट जाना होता है। तो इस प्रकार इसमें जो अभिनेत्र लेंस की क्षमता है वो घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटेस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है प्लांटी और ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। जीवाणुओं को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन डी है एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल को पादप हार्मोन की वृद्धिरोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित है। दूसरा, खुला परिसंचारण तंत्र। तीसरा, मैलपीगी नलिका द्वारा उत्सर्जन। उपयुक्त विशेषताएं प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन है एनेलिडा, ऑप्शन बी है मोलस्का, ऑप्शन सी है अर्थोपोडा और ऑप्शन डी है कार्डेटा। आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु में पाए जाते हैं। इसका शरीर खंड युक्त एवं त्रिस्तरीय होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनका बाह्य कंकाल मोटी काइटिन का बना होता है। इनमें देव गुहा एक रुधिर गुहा होती है। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। इनका पेशी तंत्र विकसित होता है। इनमें खुला रुधिर तंत्र होता है। ये जंतु समाया एक लिंगीय होते हैं। इनकी उत्सर्जन क्रिया मैलपीगी नलिका द्वारा होती है। तो इस प्रकार इसमें जो आर्थ्रोपोडा है उसके संबंध में ये तीनों सही है। ओके, आर्थ्रोपोडा के संबंध में ये तीनों सही है, तो इस प्रकार सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन के कारण होता है? ऑप्शन ए वायरोलिज्म, ऑप्शन बी है एक्रोमेगली, ऑप्शन सी है कुशिंग और ऑप्शन डी है मिग्जीडेमा। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण ऑटोइम्यून रोग उत्पन्न होता है, जिसमें 30 वर्ष का पुरुष बालक की तरह प्रतीत होता है। यौन अवस्था के पश्चात इस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर में मिग्जीडेमा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है तथा एक लंबे समय तक इस हार्मोन्स की कमी रहने के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग उत्पन्न होता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन मिग्जीडेमा के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी है इनमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होती है, ऑप्शन सी है इनकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थिति होती है और ऑप्शन डी है इनमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है।
जीवाणु का संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है। इसमें चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। इनके कोशिका द्रव में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अतद्रव्यीय जालिया का अभाव होता है। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसमें कथन जो डी है वो गलत हो जाएगा। यह जीवाणु से संबंधित कथन गलत है इसमें। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। इनमें केवल स्वपोषित पोषक पाए जाते हैं, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कवक उपयोग। ऑप्शन ए सेक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकरी उद्योग। ऑप्शन बी है एस्पाइरिल्स नाइजर साइट्रिक अम्ल उत्पादन। ऑप्शन सी है एग्रिकस पनीर उद्योग। ऑप्शन डी है एस्पार्जिल्स एंटीबायोटिक औषधि विनिर्माण। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए जो है वो सही हो जाएगा, या सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है एरेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है कैरियोलॉजी और ऑप्शन डी है एंटोमोलॉजी। तो कीट पतंगों का अध्ययन करने को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन बी2, ऑप्शन बी है विटामिन बी6, ऑप्शन सी है विटामिन बी9 और ऑप्शन बी विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबाइलमिन है। ओके, इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह विटामिन रक्त के उत्पादन में सहायक होता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता नामक रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। ओके, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। ओके, और सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो ए डी ई और के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था? ऑप्शन है स्वदेश, ऑप्शन बी है देशभक्त, ऑप्शन सी है बनारस अखबार और ऑप्शन डी है सुधाकर। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। ऑप्शन बी है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति थारू है। ऑप्शन सी है प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषद वाला जिला मुजफ्फरनगर है। और ऑप्शन डी है प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात 951 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है वो 11,34,273 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.6% है। राज्य के प्राय सभी जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित है। ओके, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो थारू जनजाति है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। ओके, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में क्रमशः 5 जिले हैं, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। ये न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन सी है वो गलत हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषद वाला जिला जो है वो बागपत है, ना कि मुजफ्फरनगर है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनपद मेला। ऑप्शन ए कासगंज सोरो मेला, ऑप्शन बी फरुखाबाद रामनगरी मेला, ऑप्शन सी आगरा कैलाश मेला और ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी ढाई घाट मेला। रामनगरी मेला जो है वो फरुखाबाद में होता है। तो बी सही सुमेलित है इसमें। ओके, ढाई घाट मेला जो है वो शाहजहांपुर में लगता है, ना कि लखीमपुर खीरी में। तो इस प्रकार इसमें डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और सभी जो है वो सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद है? ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है चंदौली, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है पीलीभीत।
उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले जो हैं वो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मिर्जापुर है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लोकवाणी, ऑप्शन बी है कोषवाणी, ऑप्शन सी है दर्पण और ऑप्शन डी है व्यास। उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कोषवाणी पोर्टल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है मैदाहा बांध परियोजना, ऑप्शन बी है बरगी बांध परियोजना, ऑप्शन सी है कन्हार सिंचाई परियोजना और ऑप्शन डी है कचनौदा बांध परियोजना। जो बारगी सिंचाई परियोजना है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, बरागी बांध परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है कन्या सुमंगला योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और चौथा है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। जो कन्या सुमंगला योजना है उसे 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया था। ओके, इसकी घोषणा 1 अप्रैल 2019 को की गई थी कन्या सुमंगला योजना की। ओके, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। ओके, दीनदयाल पंडित उपाध्याय समृद्धि योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। ओके, और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुरुआत जो है वो 9 जनवरी 2018 को 9 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद कन्या सुमंगला योजना की, फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की। तो इस प्रकार 3 4 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है संभल, ऑप्शन सी है मुरादाबाद और ऑप्शन डी है बदायूं। इखलास खान का रोजा जो है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? ऑप्शन है हरदोई सीतापुर प्रयागराज बाराबंकी, ऑप्शन बी है सीतापुर हरदोई प्रयागराज बाराबंकी, ऑप्शन सी है सीतापुर प्रयागराज हरदोई बाराबंकी और ऑप्शन डी है हरदोई सीतापुर बाराबंकी प्रयागराज। हरदोई जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 5,989 है। ओके, सीतापुर जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 5,743 है। 5,743 है सीतापुर का, और प्रयागराज का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 5,482 है। 5,482 ये प्रयागराज का है, और बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है वो 3,891 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो इस प्रकार सबसे ज्यादा जो है वो हरदोई का है, फिर उसके बाद सीतापुर का है, फिर प्रयागराज का है, फिर बाराबंकी का है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में उत्पाद और सूची 2 में जनपद। बेत की छड़ियां, ऊनी वस्त्र, पीतल की मूर्ति, चीनी। मथुरा, कानपुर, मेरठ, बरेली। बेत की छड़ी का उत्पादन जो है वो बरेली में होता है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ऊनी वस्त्र जो है वो कानपुर में उत्पादित होता है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, पीतल की मूर्ति जो है वो मथुरा में उत्पादित होती है, तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा, और चीनी का उत्पादन जो है वो मेरठ राज्य में होता है। तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पेरियर एगोस्टिनी, ऑप्शन बी है फ्रैंक क्रॉस और ऑप्शन सी है एनी एल हुइलियर और ऑप्शन डी है कैटलिन कारिको।
जो कैटरीन कारिको हैं उन्हें वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में रिपोर्ट और सूची 2 में संगठन। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट, ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। यूनेस्को, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यूएन हैबिटेट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट जो है वो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो है वो यूएन हैबिटेट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ऑप्शन बी है हालो लियांग्स जू, और ऑप्शन सी है पी वासुदेवन, और ऑप्शन डी है शेख तलहल फहद अल सबाह। जो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस है उन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 अगस्त, और ऑप्शन डी 23 अगस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चंद्रमा पर चंद्रयान-3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्ध अभ्यास संबंधित देश, हैंड इन हैंड भारत चीन, कोप इंडिया भारत रूस, समुद्री शक्ति भारत इंडोनेशिया, और एक्वेरिन भारत मालदीव। जो कोप इंडिया है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो इस प्रकार इसमें जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोप इंडिया जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसका गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया है, और दूसरा, किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, और तीसरा है उत्तरी मैसेडोनिया को इसके 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 और 3। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की नींव आधिकारिक तौर पर 4 अप्रैल 1949 में 1949 को अमेरिकी, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ अपनी सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई थी। ओके, जिसे आमतौर पर वाशिंगटन संधि के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नाटो की सदस्यता किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के लिए खुला है जो इस संधि के सिद्धांत को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसके 30वें सदस्य के रूप में उत्तरी मैसेडोनिया को वर्ष 2020 में मान्यता प्रदान की गई है, तथा हाल ही में फिनलैंड को इसके 31वें सदस्य की दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। मैसेडोनिया जो है वो इसका 30वां सदस्य है, ना कि 31वां। 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड है, तो इसमें 1 और 2 सही है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल श्रम उन्मूलन, ऑप्शन बी है युवाओं का कौशल विकास, ऑप्शन सी है स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता, और ऑप्शन डी है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया नया सवेरा योजना जो है वो बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है, दूसरा है इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2।
ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया है, जिसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहर की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी नहीं किया, बल्कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा इसे जारी किया गया है। ओके, और इस सूचकांक में नई दिल्ली तथा मुंबई को संयुक्त रूप से 141वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अहमदाबाद एवं बेंगलुरु क्रमशः 147वें और 148वें स्थान पर हैं। इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर दमिश्क का स्थान है तथा इस सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में भारत का कोई स्थान नहीं शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। दूसरा है, यह नदी तट पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। और तीसरा है, इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। 25 नवंबर 2021 को सारी नदियों के अस्थायी प्रबंधन पर विचार करने और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भारत में नदी शहर के लिए एक समर्पित मंच रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया। दुनिया में अपनी तरह का यह पहला गठबंधन है जो 2 मंत्रालयों, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह गठबंधन नदी तट पर स्थित शहरों को जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके सदस्य केवल भारतीय नहीं बल्कि अन्य भारतीय देश भी हो सकते हैं इसमें। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 2 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है पेरियार। मेकेदातु बांध परियोजना को बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में रामानगरम जिले में कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। ओके, जहां यह नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। यह परियोजना वर्षों से विवादास्पद रही। 6,000 करोड़ रुपए की इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। मेकेदातु परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और दूसरा है, कांग्रेस द्वारा पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई। और तीसरा है, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ना कि मोतीलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इस अधिवेशन का जो लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, ऑप्शन ए है सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, ऑप्शन सी है केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता और ऑप्शन डी है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक नई डोमिनियन स्थिति का प्रस्ताव दिया गया था। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के लिए एक संघीय सरकार स्थापित करना तथा अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल तैयार करना था। नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो कि अब तक संवैधानिक सुधारों का आधार था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो गलत है इसमें। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक चुनाव का समर्थन नहीं बल्कि इसको समाप्त कर दिया गया था नेहरू रिपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध, गवर्नर या वायसराय। पहला है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वेलेजली। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कार्नवालिस। और चौथा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑकलैंड। जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो 1814 से 1816 के बीच 1814 से 16 के बीच हुआ था। और इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड हेस्टिंग का था। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो पहला कथन है वो सही सुमेलित है। ओके, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो वर्ष 1803 से 1805 के बीच हुआ था।
1803 से 5 के बीच हुआ था। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान तथा बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच यह युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार इसमें जो तीसरा है वो भी सही हो जाएगा। ओके। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड एमहर्स्ट था। तो इस प्रकार जो चौथा है वो सही सुमेलित नहीं है इसमें। ओके। इसमें ऑकलैंड प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय ऑकलैंड गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि लॉर्ड एमहर्स्ट था। ओके। तो इस प्रकार जो चौथा है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 सही है तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है सी एफ एंड्रयूज, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कामकाज में एम एन जोशी की प्रमुख भूमिका थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। लाला लाजपत राय ने प्रथम अध्यक्ष थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला अहोम विद्रोह, दूसरा बुंदेला विद्रोह, तीसरा पोलिंगर विद्रोह और चौथा रामोसी विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था। 1828 में। ओके। बुंदेला विद्रोह जो है वो 1842 से 1842 से 1843 के बीच हुआ था। ओके। पोलिगर विद्रोह जो है वो 1795 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। ओके। रामोसी विद्रोह जो है वो 1822 से 1829 के बीच में हुआ था। रामोसी विद्रोह। ओके। तो इस प्रकार जो पहले विद्रोह हुआ था वो पोलिगर विद्रोह हुआ था, उसके बाद रामोसी विद्रोह हुआ था, फिर अहोम विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में बुंदेला विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार 3 4 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्र का मुक्तदाता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है टीबी मैकाले। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए 1823 ईस्वी के अनुगिब नियम को समाप्त कर दिया। इस प्रयास के कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तदाता की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तदाता कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल पर अनुशंसा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है इस्लिंगटन आयोग, ऑप्शन बी है एंटी मैकडोनाल्ड आयोग, ऑप्शन सी है जेम्स लॉयल आयोग और ऑप्शन डी है स्ट्रेची आयोग। जो इस्लिंगटन आयोग है उसकी नियुक्ति 1912 ईस्वी में की गई थी। ओके। इसका उद्देश्य जो था वो उच्च पदों पर विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करना था, न कि यह अकाल पर अनुशंसा से संबंधित आयोग था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और ये तीनों अकाल से पर अनुशंसा से संबंधित आयोग थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संस्था, संस्थापक। ऑप्शन ए कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है कलकत्ता कॉलेज, जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी है बिशप कॉलेज, लॉर्ड मैकाले। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। यह कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी और संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। ओके। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। ओके। विलियम जोन्स ने की थी इसकी स्थापना। ओके। विपस कॉलेज की स्थापना जो है 15 दिसंबर 1820 में की गई थी। 15 दिसंबर 1820 में 1820 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके। और इसकी स्थापना जो है वो थॉमस फैंसावे मिडिल्टन ने की थी। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो गलत हो जाएगा इसमें। यस ये नहीं सुमेलित है। इसकी स्थापना थॉमस फैंसावे मिडिल्टन ने की थी, ना कि लॉर्ड मैकाले ने। तो इस प्रकार ऑप्शन डी है जो वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था?
ऑप्शन ए भगत जवाहरलाल, ऑप्शन बी है तीरथ सिंह, ऑप्शन सी है उमाजी और ऑप्शन डी है राधा कृष्ण दंडसेन। कूका आंदोलन की शुरुआत 12 अप्रैल 1857 को लुधियाना के करीब हैडी साहिब में सफेद रंग का स्वतंत्रता का ध्वज फहराकर हुआ, जिसकी नींव भगत जवाहरलाल ने रखी थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन है वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था पहली बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूक्ति मांगों में शामिल थी? पहला है लगान में 50% की कमी, दूसरा है पूर्ण शराबबंदी, तीसरा राजनीतिक कैदियों की रिहाई और चौथा है आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस। नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूक्ति मांगों में ये चारों मांगे शामिल थी। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की विवाह योग्य आयु में संशोधन के उद्देश्य से एज ऑफ कंसेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में लाया गया? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी लैंड शडाउन और ऑप्शन डी एलिगिन द्वितीय। सहमत की आयु अधिनियम 1891 लॉर्ड लेस्राउंड के वायसराय काल में लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह वर्जित था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है नीनू डी कुन्ना और ऑप्शन डी है जोआ डी कैस्ट्रो। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में गवर्नर बनकर आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में शामिल नहीं था? ऑप्शन है दासता को अवैध घोषित करना, ऑप्शन बी कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति, ऑप्शन सी है भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण और ऑप्शन डी है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट। जो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट है वो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, ना कि 1833 के चार्टर अधिनियम में शामिल था यह। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यह 1833 के चार्टर अधिनियम में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है 1881 का कारखाना अधिनियम, ऑप्शन बी 1891 का कारखाना अधिनियम, ऑप्शन सी है 1911 का कारखाना अधिनियम और ऑप्शन बी है 1922 का कारखाना अधिनियम। 1891 के कारखाना अधिनियम में कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजित पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी है एम एस अंसारी, ऑप्शन बी है एम ए अंसारी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे तथा गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को स्वयं का हार बताया तथा कांग्रेस कार्य समिति के लिए नाम सुझाव से इनकार कर दिया। बढ़ते गतिरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है इसके सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। दूसरा है यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है और तीसरा है समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती। नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा करता है, ना कि प्राक्कलन समिति। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, लोक लेखा समिति जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करता है, ना कि प्राक्कलन समिति। ओके, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत
प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण जो है वो यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने यहाँ निलंबित पड़े किसी केस को उच्चतर न्यायालय में प्रेषित करने की आज्ञा है ताकि वह केस की प्रभावशाली ढंग से सुनवाई की जा सके। पहले यह रिट केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, परंतु वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इसे प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्प्रेषण रिट जो है वो न्यायालय के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है इसके प्रस्तुतिकरण हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तीसरा है दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन और ऑप्शन डी एक, दो और तीन। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार के किए जा सकते हैं। पहला है साधारण विधेयक से किया जाने वाला संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से किया जाने वाला संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से किया जाने वाला संशोधन। ओके, संविधान संशोधन विधेयक की विशेषता जो है वो विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि केवल लोकसभा में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए कथन ए है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, संविधान संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। जी बिल्कुल, ये सही है। दोनों विधेयक में अगर विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देना अनिवार्य होगा राष्ट्रपति का। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों नहीं सही है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटीय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है विभागीय समितियों द्वारा जांच, दूसरा विनियोग विधेयक का पारित होना, तीसरा है आम बहस और चौथा है अनुदान की मांग पर मतदान। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 3 1 4 2, ऑप्शन सी है 3 1 2 4 और ऑप्शन डी है 4 3 2 1। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसका इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। संसद में बजट क्रमशः 6 प्रक्रियाओं से गुजरता है। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आम बहस उस पर होगा, फिर उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, फिर उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान होगा, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना, उसके बाद सबसे लास्ट में वित्तीय विधेयक का पारित होना होगा। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले आम बहस होगा, उसके बाद विभागीय समितियों की जांच होगी, फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना होगा। ओके, तो इसमें 3 1 4 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वाद संबंध। ऑप्शन ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आरक्षण, ऑप्शन बी है के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, ऑप्शन सी है एस आर बोमई बनाम भारत संघ राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी है डॉक्टर डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य अपराध एवं दंड। जो डॉक्टर डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य है वो वह अपराध एवं दंड से संबंधित नहीं है बल्कि अध्यादेश से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उपयुक्त में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी है केवल दो और चार, ऑप्शन सी है केवल एक दो और तीन और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। द्वितीयक प्रदूषक जो है वो सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा समान वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, जो एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर एक द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो इस प्रकार इसमें जो पहला है और तीसरा है वो द्वितीयक प्रदूषक है। तो इस प्रकार इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति की विशेषता है? ऑप्शन है इनकी अन्य प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन बी है ये पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। ऑप्शन सी है ये प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। और ऑप्शन डी है ये विस्तृत परास वाली प्रजातियां हैं जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। की स्टोन प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, की स्टोन प्रजातियां जो है वो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है जल की अपारदर्शिता में वृद्धि। ऑप्शन बी है घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी। ऑप्शन सी है जलीय जीवों की मृत्यु। और ऑप्शन डी है घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। सुपोषण में जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। तो इस प्रकार इसमें बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह सुपोषण का परिणाम नहीं है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। और ऑप्शन डी है भारतीय वन्य जीव संस्था। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति एक वैधानिक निकाय है। इसका सर्वप्रथम गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 28 मई 1990 को किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की स्थापना जो है वो 28 मई 28 मई 1990 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दूसरा है बैक्टीरियन ऊंट। तीसरा है गंगा नदी डॉल्फिन। चौथा है घड़ियाल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4। और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालाबार सीवेट, घड़ियाल, चाइनीज पेंगोलिन, बैक्टीरियन ऊंट और गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में राष्ट्र उद्यान और सूची 2 में राज्य। सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान जो है वो हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, बेतला राष्ट्र उद्यान जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान जो है वो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, पेरियार राष्ट्र उद्यान जो है वो केरल राज्य में इलायची की पहाड़ी के मध्य तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 2, 3, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन सूचकांक के संकेत है? पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा। तीसरा ऊर्जा उपयोग। और चौथा है जलवायु नीति। और पांचवा है पर्यावरण नीति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 5। ऑप्शन बी है केवल 2 और 4। ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है केवल 2, 3, 4 और 5। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। दूसरा है नवीनीकरण ऊर्जा। तीसरा है ऊर्जा उपयोग। और चौथा है जलवायु नीति। ये चारों के आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए तीसरा। ऑप्शन बी है चौथा। ऑप्शन सी है पांचवा। और ऑप्शन डी है छठा। नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है पेरिस। ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी है टोक्यो। और ऑप्शन डी है दिल्ली। जलवायु महत्वाकांक्षा सूचकांक सम्मेलन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे को संबोधित करना है। ओके,
और जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन जो है वो 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है, यह बेहतर पोषक तत्व एवं ऊर्जा स्रोत के रूप में कृषि सिंचाई के अनुकूल है। तीसरा है, इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता है। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। ग्रे वाटर से तात्पर्य उस अवशिष्ट जल से है जो बर्तन धोने, कपड़े धोने तथा नहाने जैसे घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होता है। यह ब्लैक वाटर की अपेक्षा स्वच्छ होता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, ग्रे वाटर का उपयोग कृषि सिंचाई में किया जाता है। यह बेहतर पोषक तत्व तथा उर्वरक स्रोत के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, ग्रे वाटर में शौचालयों से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए 3-2-4-1, ऑप्शन बी है 2-3-4-1, ऑप्शन सी है 4-1-3-2 और ऑप्शन डी है 1-4-3-2। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की साक्षरता दर जो है वो 74.4% है। मेघालय की साक्षरता दर जो है वो 74.4% है। ओके, तथा मिजोरम की साक्षरता दर जो है वो 91.3% है। और महाराष्ट्र की साक्षरता दर जो है वो 82.3% है। 82.3% महाराष्ट्र की साक्षरता दर है। तथा मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 69.3% है। 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। तो इसमें सबसे कम मध्य प्रदेश की है, फिर उसके बाद मेघालय की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर मिजोरम की है। तो इस प्रकार 4132 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 4132 इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है औरैया और ऑप्शन डी है सरायबस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है। इसके पश्चात क्रमशः लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद का स्थान आता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में कितने अंकों की कमी हुई है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 17। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात 902 है, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 916 था। अतः इसमें 14 अंकों की कमी देखी गई है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंग अनुपात है वो 902 है, और 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात था वो 916 था। तो इसमें 14 की कमी देखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है सिख और ऑप्शन डी है बौद्ध। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में धर्म आधारित साक्षरता दर जैन धर्म की सर्वाधिक है। इसके पश्चात ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म का स्थान आता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से जैन धर्म जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट रही है? ऑप्शन है 18.21%, ऑप्शन बी है 20.22%, ऑप्शन सी है 22.23%, ऑप्शन डी है 24.24%। वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 20.22% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर नगर और ऑप्शन डी है वाराणसी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले जो है वो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ तथा लखनऊ है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? ऑप्शन ए है 59.26%, ऑप्शन बी है 60.34%, ऑप्शन सी है 77.3% और ऑप्शन डी है 79.24%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है वो 67.7% है, जिसमें से राज्य की पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.3% है तथा महिला साक्षरता दर जो है वो 57.2% है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.3% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है महाराजगंज और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में शिशु लिंग अनुपात अधिकतम है? ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है संत कबीर नगर, ऑप्शन सी है बाराबंकी और ऑप्शन डी है बहराइच। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में बलरामपुर शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात संत कबीर नगर, बहराइच तथा सिद्धार्थ नगर का स्थान आता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात जो है वो सबसे ज्यादा बलरामपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है एडगल्स रिंकेविस, ऑप्शन सी है डॉक्टर नागोजी अंकोजी इवेला और ऑप्शन डी है सेंटियागो पेना। 1 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस्को को अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए स्टील बर्न, ऑप्शन बी है द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन सी है स्टैंडिंग हवेली और ऑप्शन डी है टाइम शेल्टर। जॉर्जी गोस्पोडिनो और एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम स्लेट के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो कारबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए इजराइल और लेबनान, ऑप्शन बी है अर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन सी है पोलैंड और बेलारूस और ऑप्शन डी है साइबेरिया एंड बुल्गारिया। नागोर्नो कारबाख क्षेत्र जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच विवादित क्षेत्र है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है ललितपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है हमीरपुर और ऑप्शन डी है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बोल बैचिया पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन कैप्चर उद्योग एवं भंडारण, ऑप्शन बी है आक्रामक विदेशी प्रजातियों से पर्यावरण की सुरक्षा, ऑप्शन सी है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण और ऑप्शन डी है सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन निर्माण। बोल बैचिया बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कीड़ों की कुछ प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इनमें मच्छरों की भी कुछ प्रजातियां शामिल है। हालांकि यह बैक्टीरिया एजिड इजिप्टी प्रजाति के मच्छर में नहीं पाया जाता। एजिड इजिप्टी मच्छर में इस बैक्टीरिया के उपस्थित होने पर डेंगू के विषाणुओं को अपनी प्राकृतिक तैयार करने में कठिनाई होती है। इसलिए ये मच्छर से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बोल बैचिया पद्धति जो है वो मच्छर से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 126वां, ऑप्शन बी है 128वां, ऑप्शन सी है 130वां और ऑप्शन डी है 132वां।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में 163 स्वतंत्र राष्ट्रों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार स्थान दिया जाता है और भारत में इस रैंकिंग में 126वां स्थान हासिल किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहला है गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, दूसरा है तारकासी मणिपुरी, तीसरा हारन क्राफ्ट संबल और चौथा हथकरघा उत्पाद बाराबंकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। वर्ष 2023 के जून के आखिरी सप्ताह में चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, तारकासी मणिपुरी, हारन क्राफ्ट संबल तथा हथकरघा उत्पाद बाराबंकी और हैंडमेड पेपर कलापी के साथ अमरोहा की ढोल तथा बागपत की गिरी सजावट के उत्पाद शामिल है। तो इस प्रकार इसमें जो चारों हैं वो उत्तर प्रदेश के उत्पादन में जीआई टैग प्रदान किया गया है 2023 में। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए ओंस जाबेउर, ऑप्शन बी है एलिस मेरिटेस, ऑप्शन सी है मार्केटा वोंद्रोसोवा और ऑप्शन डी है बारबोरा स्ट्राइकोवा। वर्ष 2023 के विंबलडन चैंपियन के महिला एकल पुरस्कार विजेता जो है वो मार्केटा वोंद्रोसोवा है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड टू रायसीन हिल्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है विनोद मनकारा, ऑप्शन बी है ए के भट्टाचार्य, ऑप्शन सी है रूपा पाई और ऑप्शन डी है कस्तूरी रे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीन हिल्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसे प्रख्यात पत्रकार और लेखक कस्तूरी रे द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी है एस जयशंकर। 6 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।